हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम्स के कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम का आपको डिटेल में जानना इसलिए जरूरी है, जब आप जीएसटी रिटर्न भरेंगे, जब जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में आपको पता होना चाहिए कि कौन इसको ऑप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या कंडीशन होती है अगर आप कंपोजिशन स्कीम को यूज करना चाहते हैं, तो कौन से बिजनेसेस स्टॉप नहीं कर सकते, क्या रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो सबसे पहले हम अपने थियोरेटिकल नोट्स पर वापस आते हैं। इसमें हम क्या देख चुके हैं कि कंपोजिशन स्कीम होता क्या है, कौन इसको अवेल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है, और इसका जो टैक्स रेट होता है जीएसटी का वो कितना होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और कौन कौन से बिजनेसेस इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर लिखते हैं restrictions and conditions of composition scheme। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते आईटीसी के अगेंस्ट जीएसटी। मतलब कि इसमें क्या कहा गया है कि आप परचेजेस पर जो पे किए गए जीएसटी के बदले में आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखते हैं यू कैन नॉट क्लेम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट जीएसटी paid on your purchases। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें क्या पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यू कैन नॉट ट्रेड इन गुड्स outside the scope of GST such as alcohol। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि आप जीएसटी के मतलब स्कोप दायरे से बाहर की गुड्स को बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में रहना है तो आप जीएसटी के जो उसके स्कोप के गुड्स हैं उससे बाहर अगर आप किसी का भी बिजनेस करते हैं तो आप इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, आपके लिए वाली कंडीशन है, जैसे कि अल्कोहल, मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। थर्ड लिखते हैं इट इज मैंडेटरी for such businesses to mention composition taxable person on their bills। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कंपल्सरी होता है क्या चीज, कि ऐसे बिजनेसमैन को अपने सभी बिलों पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये लिखा होना, ये जो तीन वर्ड लिखे मैंने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये मेंशन उनके बिल पे होना जरूरी होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं टैक्स विल हैव टू be paid as normal rates on deals done under the RCM। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फिर कोई लोग बोलते हैं इसको रिवर्स चार्ज सिस्टम के अंतर्गत होने वाले
यहाँ पर जो डील्स पर नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंग ही टैक्स को आपको पे करना होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, रिवर्स चार्ज सिस्टम के अंतर्गत होने वाले डील्स पर नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना होगा। और ऐसे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं को, इन जो फोर्थ पॉइंट है ये किससे लिंक है, थर्ड से लिंक है, ऐसे बिजनेसेस को ही टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने बिल्स पे लिखना मैंडेटरी होता है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं वापस। It is mandatory to mention composition scheme, सॉरी क्या मेंशन करना था, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन ऑल नोटिस इशूड। तो इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी नोटिस जारी होते हैं उन सभी पर भी क्या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि जितने भी हम अपने बिजनेस में नोटिस निकालते हैं, जारी करते हैं, नोटिस लगाते हैं, तो उस पर क्या लिखना होगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आगे बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट पर। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन should also be mentioned on the signboard installed outside your शॉप, या फिर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस भी यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि अपनी दुकान या फिर अपनी शॉप के बाहर साइन बोर्ड पर भी आपको क्या लिखना होगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो आप ये समझिए कि आप अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको हर जगह कंपोजिशन स्कीम टैक्सेबल, सॉरी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये लिखना होगा। ठीक है, सेवन पॉइंट पे आते हैं। If you have different types of businesses, then the combined turnover should not exceed the prescribed limit of composition scheme। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं अलग अलग तरह के और उनका कंबाइंड टर्नओवर, मतलब कि सबके जो पैसे मिला के टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ होता है कंपोजिशन स्कीम का, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके अलग अलग कई तरह के बिजनेसेस हैं तो सभी तरह के बिजनेस का टर्नओवर जोड़कर कंपोजिशन स्कीम के लिए जो फिक्स लिमिट दे रखे है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक ही जो क्या होगा, एक ही क्या बोल सकते हैं, ग्रोसरी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही ओनर जो है वो किसका भी है, ग्रोसरी का भी है, इलेक्ट्रॉनिक का भी है, टेक्सटाइल वगैरह इन सब का एक ही ओनर है। तो सबका आप टोटल करके टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस देखी हैं कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड
कि इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, कब हम आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिचुएशन में हमें कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने साइन बोर्ड पे लिखना होगा या फिर अपने शॉप या फिर ऑफिस के बाहर लिखना होगा, अपने कहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर बताया था आपको बिल्स पे लिखना होगा, आरसीएम में जो डील कर रहे हैं उन सभी को ये सब लिखना होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप जीएसटी के स्कोप से बाहर जाते हैं, अगर उसमें प्रिस्क्राइब गुड्स नहीं है तो आप इसको अवेल नहीं कर सकते। और फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि अगर आप अपने परचेजेस पर पे किए गए जीएसटी के बदले में आईटीसी के लिए क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस बताई गई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी में कैसी कंपोजिशन स्कीम है और उसके क्या क्या रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।